हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, हम लोग एकेडमिक्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी। चाहे हम लोग कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, कोई भी रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्त हमारा ये। आज हम लोग अपना बेसिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 1 से 2 बार इसको वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। जो लोग जानते हैं, जिनका अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखने की भी जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पदार्थ स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा चीज आपको बता दें जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे क्वेश्चन आता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं बाबू? जो जीवित हैं, ठीक है, सजीव हैं। नॉन लिविंग किसको बोलेंगे? जो निर्जीव हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का टाइनीएस्ट यूनिट यानी सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है, इकाई क्या होती है, और नॉन लिविंग का क्या होता है? तो हम लोग अपने एग्जाम में क्या लिखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे टाइनीएस्ट यूनिट जो होता है वो हमारा सेल होता है, यानी कोशिका होती है, और नॉन लिविंग का एटम होता है। लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं होता है कि जो हमारा जो कोशिका है, जो सेल है, अरे भैया वो भी तो एटम का ही बना हुआ है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आपसे कोई इंडिविजुअल पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का टाइनीएस्ट यूनिट क्या है, तो आपको सेल बताना है, नॉन लिविंग का एटम बताना है। ठीक है बाबू, उसके बाद अब शुरू करते हैं हम लोग मैटर। अब यहां पर मैटर शुरू करते हैं। मैटर बोलते किसको है बाबू? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में, क्या बोले, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनी है। या तो वो एनर्जी होगी, ठीक है, या तो वो मैटर होगा। इन 2 के अलावा दूसरा कोई चीज होता ही नहीं है बाबू। आप सोच के देखिए, एक बार हर चीज को मिलाकर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा बाबू। मतलब पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बना है। या तो वो एनर्जी होगी, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी बोलने का मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकता है, टाइडल एनर्जी हो सकता है, जियोथर्मल एनर्जी हो सकता है, किसी भी तरह का एनर्जी हो सकता है। अगर वो चीज एनर्जी नहीं है तो क्या है? मैटर है बाबू। क्लियर है? तो एनर्जी के बारे में हम लोग फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग पूरा साइंस, केमिस्ट्री, जो भी फिजिक्स का पूरा हर सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे, उसमें हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू किसके बारे में? मैटर के बारे में। ठीक है, तो मैटर बोलते किसको हैं? मैटर किसको बोलते हैं? मैटर बोलते हैं दुनिया का कोई भी चीज जो स्थान छेके, और क्या होगा? जो स्थान छेकेगा और जिसमें कुछ वजन होगा, कुछ मास होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैविंग अ बिट मास। कम से कम मास जरूर होना चाहिए उसमें, और थोड़ा जगह जरूर छेकना चाहिए, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तब आप बोलेंगे सर कि इस मैटर को और भी हम लोग छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। यस वी कैन, हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं बाबू। कैसे क्लासिफाई करेंगे? इसको 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई भी मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक उसके फिजिकल क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, और दूसरा बोल सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। आप बोलेंगे सर भौतिक वर्गीकरण क्या होगा? भौतिक वर्गीकरण वो होगा बाबू जो उसके बाहरी रंग रूप आकार के हिसाब से हम लोग उसको बांट दें। कोई चीज देखने में कैसा है, अरे भाई ये तो गोर है, ये तो करिया है, ये तो लंबा है, ये तो छोटा है, ये सब क्या हो गया? भौतिक रूप है। देखने में कोई बड़ा, कोई छोटा, अरे तो पानी है, ये तो गैस है, ये तो हवा है। तो इस तरह से अगर हम बांटते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण कैसे बोलेंगे बाबू? उसके अंदर के गुणों के हिसाब से जब हम लोग उसको बांटते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। उसके गुणों के हिसाब से बांट देते हैं, उसके अंदर में कैसा गुण है, पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में खराब है, जैसे हम लोग बात कर देते हैं। उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत खराब है, वो ईमानदार है, वो बेईमान है, उसके अंदर का गुण है। ये गुण के हिसाब से बांटेंगे तो रासायनिक वर्गीकरण, और बाहरी रंग रूप आकार के हिसाब से बांटेंगे तो भौतिक वर्गीकरण। ठीक है,
अब देखते हैं भौतिक वर्गीकरण क्या होगा बाबू। देखिए, भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से किसी भी पदार्थ को हम लोग 5 भाग में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आप बोलेंगे सर आप तो 3 को लिखे हैं, 5 बोल रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं 5? बिल्कुल सही बात है बाबू, हम मेजरली 3 लिखे हैं, जो 2 होता है उसको हम लोग प्लाज्मा और बीईसी बोलते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। पहले शुरू करते हैं ठोस से, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है? ठोस किसको बोलते हैं? ठोस वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिसका निश्चित फिक्स आकार होता है, शेप होता है, साइज होता है, फिक्स आयतन होता है और घनत्व सबसे ज्यादा होता है। यानी क्या क्या बोले, एक एक करके देखते हैं। सॉलिड क्या होगा बाबू? इसका घनत्व सबसे अधिक होगा, इसका और क्या बोले, आकार, और क्या बोले, आयतन। ये सब क्या होता है? ठोस में होता है। घनत्व मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा घनत्व होता है। घनत्व किसको बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को। क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि घनत्व यानी कि डेंसिटी किसको बोलेंगे बाबू? डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। यानी किसी भी चीज का अगर आयतन ज्यादा हो और द्रव्यमान कम हो तो उसका घनत्व कम बोला जाता है, और आयतन कम हो और द्रव्यमान ज्यादा हो, जैसे हम लोग जो बटखारा देखते हैं ना तराजू का, कितना छोटा होता है लेकिन 1 किलो का होता है, और वही 1 किलो रुई देख लीजिए, इतना बड़ा, आधा बोरा 1 किलो रुई हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे 1 किलो है और बटखारा इतना छोटा होता है, तो उसको घनत्व बोलते हैं बाबू। तो ठोस का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, आकार फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है, उसके अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। मंत्र अंतर आणविक बल बोलते हैं उसको। कैसे बोलते हैं बाबू? अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा होता है, उसका बल मतलब फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। जो सारे एटम्स होते हैं आपस में बहुत बढ़िया से चिपके हुए होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। किसमें? ठोस में। तो इतनी सारी चीजें ठोस का गुण है। जैसे आपका एग्जाम में आ सकता है किसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, किसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा, किसका घनत्व तो कम होगा, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे दुनिया में जो भी चीज आपके सामने दिख रहा है, लकड़ी है, लोहा है, बिल्डिंग है, फ्रिज है, अलमीरा है, किताब है, कॉपी है, सब आपका ठोस हो जाता है। ठीक है। द्रव किसको बोलेंगे बाबू? द्रव बोले तो लिक्विड। लिक्विड में एक चीज होता है, लिक्विड का घनत्व ठोस से कम होता है। लिक्विड का, द्रव का घनत्व ठोस से कम होगा, पहला। आकार फिक्स नहीं होगा, इसका आकार नहीं होता है द्रव का। आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है। क्यों? इसको जिस बर्तन में रख दीजिएगा इसका आयतन वैसा ही हो जाएगा। कटोरी में रखिएगा तो इसका आयतन कटोरी का आयतन हो जाएगा, गिलास में रखिएगा तो गिलास का आयतन हो जाएगा, एक बड़े से डब्बे में रख दीजिएगा तो डब्बे का जो आयतन होगा वही द्रव का आयतन बन जाएगा। इसके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है। यानी कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। द्रव में घनत्व ठोस से कम होता है, आकार फिक्स नहीं होता है, आयतन फिक्स होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्लियर है? जैसे कोई भी लिक्विड आप देख लीजिए, पानी, दूध, अल्कोहल, ये सब क्या है? आपका द्रव का उदाहरण है। ठीक है। गैस, गैस का क्या बोलेंगे बाबू? गैस में एक बहुत बढ़िया खासियत है, इसका घनत्व तो सबसे कम होता है। घनत्व तो सबसे कम, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इसमें सबसे कम घनत्व तो किसका होता है, तो गैस का होता है। आकार गैस का नहीं होता है, आयतन गैस का फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता इसका, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सबसे कमजोर होता है, इसलिए ये फैला होता है। आपस में चिपक के नहीं रहते हैं तो दूर दूर भाग जाते हैं। अब सोचिए, जब दो लोगों में रिश्ता ही नहीं रहेगा तो नजदीक रहेगा कभी भी? लोग दूर दूर भाग जाएंगे। रिश्ता बहुत मजबूत है, एकदम चिपक के रहेंगे, ठोस। थोड़ा मॉडरेट है तो लिक्विड, एकदम नहीं है तो तू पूरब हम पश्चिम, गैस। क्लियर है बाबू? जैसे आप हाइड्रोजन ले लीजिए गैस, नाइट्रोजन ले लीजिए गैस, जो भी आप गैस लेना है कोई भी गैस ले सकते हैं, सब क्या जाता है हमारा एयर, इसका भी उदाहरण है।
कोई भी लीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है बाबू? प्लाज्मा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना होता है, बट हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट कर देते हैं। और बीईसी क्या होता है? प्लाज्मा हमारा एक चौथा क्या बोलते हैं मैटर है, और बीईसी पांचवा मैटर है। ये बोलते हैं जैसे सन, सूरज, जितने भी स्टार्स हैं, स्टार्स बने कैसे हैं बाबू? स्टार्स बने हैं वहां पर हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं आपस में मिल मिल के हीलियम्स बन रहे हैं, मिल मिल के हीलियम गैस बन रहे हैं, और इस कारण बहुत एनर्जी निकल रही है, जिससे कि सन का जो लाइट है हम लोग के पास जो पहुंच रहा है, हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलके हीलियम बना रहे हैं, और उससे जो ऊर्जा निकल रही है वो ऊर्जा हमारे तक पहुंच रही है, जिसको कि हम लोग सूर्य का प्रकाश बोलते हैं। यही चीज सारे स्टार्स में भी हो रहा है। तो वहां पर जब टेम्परेचर उस लेवल पे चला जाता है 5000 डिग्री सी, 6000 डिग्री सी जब चला जाता है, तब उस समय जो एक कण उस समय निकल रहा होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं बाबू। और बीईसी किसको बोलते हैं? जब इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा कर दीजिए। बहुत ज्यादा जब ठंडा कर देंगे, जब -200, 300, 400 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा बाबू, तो क्या होता है ना, सारा चीज फ्रीज हो जाएगा। आपका जो हवा का कण दिख रहा है ना, वो भी जमा हुआ दिखेगा, सब आपको एकदम आपके स्पेस में सब कुछ क्लियर दिखेगा। तो उस सिचुएशन में एक मैटर होता है जिसको बीईसी बोलते हैं। इसको बोस बोले तो कौन? हमारे साइंटिस्ट जो जेसी बोस साहब थे, आइंस्टाइन साहब थे, इनके द्वारा दिया गया एक थियरी। उस थियरी के कारण उस पार्टिकल का नाम क्या रख दिया गया? उस मैटर का नाम क्या रख दिया गया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रख दिया गया। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग पढ़ लिए भौतिक वर्गीकरण। ठीक है बाबू, अब बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण का। अब रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है बाबू? यानी कि किसी भी मैटर के अंदर जो केमिकली, जो रासायनिक तौर पे उसको हम भाग में, अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। जैसे या तो कोई पदार्थ जो होता है शुद्ध हो सकता है, या तो फिर वो मिश्रण हो सकता है। या तो शुद्ध होगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर अशुद्ध काहे नहीं लिखे? सर अशुद्ध भी लिख सकते थे। या तो शुद्ध होगा तो अशुद्ध होगा। ठीक है, यानी अशुद्ध को हम लोग यहां पर मिश्रण की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या हो गया? यानी कि प्योर मैटर। प्योर क्या हो सकता है? सबसे पहले समझेंगे प्योर मतलब क्या होता है। जैसे आपके घर में दूध आता है, कोई भी सामान आता है, चावल खरीदाता है, गेहूं खरीदा, कुछ भी खरीदाता है, अगर उसको बिना कुछ चूने बीने फटके आप उसको यूज कर सकते हैं तो शुद्ध है। जो हम लोग दूध लेकर आते हैं, अगर उसमें पानी नहीं फेंटा हुआ हो या उसको रासायनिक मतलब आर्टिफिशियल मिल्क नहीं हो, तो क्या है? वो प्योर दूध है। तो वो प्योर चीज हो गया, प्योर मैटर हो गया। अब प्योर मैटर क्या क्या हो सकता है बाबू? या तो वो एलिमेंट होंगे, या तो वो कंपाउंड होंगे। एलिमेंट बोले तो तत्व, कंपाउंड बोले तो यौगिक। ठीक है, तत्व हो सकते हैं या फिर यौगिक हो सकते हैं। अब आपको एक चीज समझना है, सर तत्व क्या होता है? तत्व वैसे पदार्थ को बोलते हैं, तत्व वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिसको आप चाहें फिजिकल तरीके से या केमिकल तरीके से, किसी भी तरीके से अगर आप उसको बांटना चाहें तो आप अलग अलग एटम्स में नहीं बांट सकते हैं। जैसे एक लोहा लीजिए, लोहा ले लीजिए, लोहा का छड़ लीजिए, लोहा को आधा आधा काट दीजिए, क्या लोहा से वो सोना बन जाएगा कि लोहा रहेगा? फिर उसको काट दीजिए, क्या बनेगा? लोहा लोहा ही रहेगा। फिर काटिए, काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, और इतना छोटा कर दीजिए कि उसको सिंगल सिंगल एटम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो भी वो लोहा ही रहेगा। लोहा से ना वो सोना बनेगा, ना चांदी बनेगा, ना कैल्शियम बनेगा, ना सोडियम बनेगा। तो कहने का मतलब है तत्व वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिसको या तो रासायनिक या तो भौतिक किसी भी तरीके से दो अलग अलग कणों में नहीं बांट सकते हैं, किसी भी तरीके से। वो हमारा तत्व कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। तो एलिमेंट का उदाहरण क्या हो सकता है बाबू? आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, जर्मेनियम, ये सब क्या है? ये सब आपका एलिमेंट है। हाइड्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, सब क्या है बाबू? सब आपका एलिमेंट है। क्लियर हो रहा है? यानी जिसको आप चाह के भी अलग अलग कणों में नहीं बांट सकते हैं। उसका टुकड़ा कर सकते हैं लेकिन दूसरे कणों में आप नहीं बांट सकते हैं। क्लियर हुआ? इसको और अंदर तक डीप में चला जाए तो इस एलिमेंट को भी हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एलिमेंट को भी
दो भाग में नहीं बाबू, इसको तीन भाग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको हम मेटलॉयड भी बोल दें, इसको एक भाग बोल सकते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु, या इसको उप धातु भी बोला जाता है बाबू, मिश्र धातु या उप धातु, जिसको हम लोग मेटलॉयड भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं करके। तत्व को हम लोग तीन भाग में बांट देते हैं, एक होगा मेटालिक जिसको धात्विक बोलते हैं, दूसरा नॉन मेटालिक जिसको अधात्विक बोलते हैं, तीसरा मेटालॉयड यानी कि जिसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है बाबू, यानी तीन तरीके से बांट सकते हैं। तो मेटालिक क्या होता है? मेटालिक देखिए बाबू, मेटल और नॉन मेटल ये दो पार्ट है ना, इसका एक अलग से चैप्टर है हम लोगों का, हम लोग उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल को। हम लोग यहां पर बस खाली समझ लेते हैं कि मेटालिक क्या होता है, नॉन मेटालिक क्या होता है। तो मेटालिक वैसे पदार्थ को बोलते हैं, यानी कि मेटल्स वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन को देकर धनायन बनाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है खुद के ऊपर और आयन बना लेता है, पॉजिटिव आयन बना लेता है। ठीक है, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है बाबू, तो कुछ प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, बाकी डिटेल में हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। यानी कि मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है, पहला प्रॉपर्टी, देकर पॉजिटिव आयन बनाता है, पहला चीज हो गया। मेटल करंट को फ्लो करा सकता है अपने अंदर से, यानी कि ये बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है, मेटल बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। और सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होता है बाबू? चांदी। याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है अभी तक जानकारी में, तो सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है? तो चांदी होता है। चांदी क्या है? एक मेटल है। ठीक है, सेकेंड बेस्ट क्या होता है बाबू? हम लोग जनरली बात करते हैं कॉपर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको आप पीट के पत्थर बना सकते हैं, तार के रूप में बना सकते हैं, ये डक्टाइल होता है, सोनरस होता है। सोनरस मतलब क्या होता है? इसको मारिएगा तो टन टन का आवाज आएगा, जैसे मारिएगा टन टन टन, इसको बोलते हैं सोनरस, यानी कि गॉन्ग साउंड भी ये क्रिएट करता है, जैसे मंदिर का घंटी भी होता है बाबू, वैसा है। इसको क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। यानी क्या क्या हो गया? ये पॉजिटिव आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, आपका सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, टेंसाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है। ये सब जिस पदार्थ में पाया जाएगा उसको हम लोग धात्विक बोलेंगे बाबू। ठीक है, सोना भी आपका धातु है, चांदी भी धातु है। ठीक है, अधात्विक किसको बोलेंगे? जिसमें ये सब सारा प्रॉपर्टी नहीं होता है, माने जो कंडक्टर नहीं होता है, मेलिएबल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है, सोनरस नहीं होता है, जिसमें गॉन्ग साउंड नहीं निकलता है, जो नॉन कंडक्टर होता है, वो हमारा अधातु कहलाता है। तो अधातु का उदाहरण क्या हो गया बाबू? बताइए। कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब हमारा क्या है बाबू? नॉन मेटल है। क्लियर है? ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो एक छोटा सा आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि नॉन मेटल में जो ग्रेफाइट होता है, ये इकलौता नॉन मेटल है जिससे करंट फ्लो होता है। क्या बोले? ग्रेफाइट इकलौता नॉन मेटल है जिससे कि करंट फ्लो होता है, कंडक्टर है वो। पहला, ये आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है नॉन मेटल में। कौन है? नॉन मेटल का अपवाद क्या है बाबू? ग्रेफाइट है। ठीक है, क्या है? ग्रेफाइट है, जो क्या है बाबू? सुचालक है, यानी कि कंडक्टर है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या बोलेंगे बाबू इसको? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। नॉन मेटल जो होता है वो भंगुर होता है। क्या होता है? भंगुर होता है, जो जल्दी से टूट जाता है। अब मेटल बहुत हार्ड होता है। मेटल में आपका Hg यानी कि पारा, Hg जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। मेटल का ये गुण है, मेटल का ये एक्सेप्शन है, जो Hg है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। समझ में आया?
और मेटल को बहुत हार्ड बोला जाता है, लेकिन अभी तक का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट हीरा है। क्या है? हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर होता है। कोई पूछा जाए कि सबसे कठोर धरती पे अभी तक कोई चीज क्या है, तो हीरा है। ये सब आपका क्या है बाबू? अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो आपको बता दे रहे हैं। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब। क्लियर है? चलिए, यहां तक कुछ कुछ समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। हाँ, इसका एक और भी आपको बता देते हैं। इसमें सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों जो होता है, ये इतना मुलायम होता है कि आप इसको कैंची और छुरी से भी काट सकते हैं। कैंची और छुरी से भी काट सकते हैं, यानी कि ये सबसे मुलायम चीज हो जाता है। मेटल का बहुत ही मुलायम है, बहुत मुलायम है, उतना हार्ड नहीं, उतना कठोर नहीं है, यानी कि ये कठोर नहीं है, कठोर नहीं है। ये सब एक्सेप्शन है बाबू, ठीक है। और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब। तीसरा होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है बाबू? यानी, या इसको उप धातु भी बोलते हैं। तो नहीं, वैसे पदार्थ जिसमें इन दोनों का गुण होता है, मेटल का भी गुण होता है और नॉन मेटल का भी गुण होता है, दोनों का गुण खिचड़ी खिचड़ी होता है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? आपका एग्जाम में आता है, ऑप्शन चार्ट हो दे देगा, अब उसमें बोलेगा इसमें कौन सा मेटलॉयड है, यानी कि उप धातु है, यानी कि मिश्र धातु है। कोई भी नाम से देगा आपको क्वेश्चन में, याद रखिएगा। बहु जगह पे मिश्र धातु लिख देता है, बहु जगह पे उप धातु लिख देता है। तो उसमें सिलिकन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, ठीक है, तो एंटीमनी हो सकता है। ये सब जो है ये हमारा क्या है? मिश्र धातु है। तो नहीं, सिलिकन, जर्मेनियम, ये सब बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? मिश्र धातु है। आजकल सबसे ज्यादा बिजनेस सिलिकन का हो रहा है। आपको याद होगा, जितना भी माइक्रोचिप बनता है, यानी कि हम चाहते हैं करंट फ्लो भी कराना, लेकिन करंट को रोकना भी चाहते हैं, यानी कि हम ज्यादा करंट को फ्लो नहीं होने देना चाहते हैं। वो काम कौन कर देता है? सिलिकॉन कर देता है। जितना भी माइक्रोचिप बनता है, माइक्रोचिप का हब कहां है पूरे संसार में? ये क्वेश्चन है आपका, ये जीके क्वेश्चन है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माइक्रोचिप कहां बनता है? बताइए। ताइवान, ठीक है। ताइवान हब है, पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम चिप ताइवान में ही बनता है। वहां पर सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो लोग बना देते हैं, ठीक है। चलिए, वो तो हम लोग जीके का पार्ट है। अब लोग यहां देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बाबू यौगिक का। तो यौगिक किसको बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में जब मिलाते हैं एक निश्चित अनुपात में। देखिए, याद रखिएगा, यौगिक का कंपाउंड का डिफिनेशन ही यही है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट को जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, क्या करते हैं? निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो वो यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यौगिक का। जैसे आप देखेंगे, पानी H2O, पानी हो गया। देखिए यहां पर हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम निश्चित अनुपात में है। अगर आप देखेंगे CH4 ले लीजिए, CH4 किसको बोलते हैं बाबू? मीथेन को बोलते हैं। यहां पर कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम जब आपस में मिलता है तब जाकर मीथेन का निर्माण होता है, यानी इसका रेशियो फिक्स है। यानी किसी भी यौगिक में उसके परमाणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में जो मात्रा होता है वो निश्चित होता है, अनुपात निश्चित होता है, तब जाकर वो यौगिक कहलाता है। क्लियर है बाबू? इसमें दो पार्ट होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक और अकार्बनिक, इसका एक अलग चैप्टर है बाबू। कार्बनिक एक अलग चैप्टर है, कार्बोनेट्स कंपाउंड हम लोग को पढ़ना है, और अकार्बनिक वो भी हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम लोग को, जैसे हम लोग दोनों का उदाहरण दे देंगे। कार्बनिक किसको बोलते हैं? छोटा सा आपको बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कार्बनिक बाबू उसको बोलते हैं, कार्बनिक वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जरूर मिले हुए हों। वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हों। इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, कोई भी दूसरा हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है। कार्बनिक कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोकार्बन। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं।
हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, कार्बन बोले तो कार्बन, यानी दोनों का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका इसमें क्या होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों ग्रुप होता है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब सारा क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन है ना। इथीन, इथाइन, एसिटिलीन, ये सब क्या है मेरा अल्कोहल, सब हमारा हाइड्रोकार्बन है बाबू। ठीक है, जितना हम लोग पेट्रोलियम की बात करते हैं सब हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो वो सब हम लोग जिसमें पढ़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अकार्बनिक जिसमें कार्बनिक कंपाउंड ना हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन तो है लेकिन वहां पर वो हाइड्रोकार्बन नहीं है बाबू, कार्बन है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे हमारा CO2 हो सकता है, H2O हो सकता है, NaCl हो सकता है। तो इस तरह का जितना भी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जो भी आप जानते हैं, सोडियम नाइट्रेट, कोई भी कॉपर सल्फेट, कोई भी फेरस सल्फेट, जो भी एग्जाम्पल आप जानते हैं सब हमारा अकार्बनिक में आता है। क्लियर है, यानी कि इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। यहां तक समझ में आ रहा बाबू। अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर में क्या होता है बाबू, मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में होता है जब एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में किसी भी अनुपात में मिले हुए हों। कंपाउंड में होता है निश्चित अनुपात में मिले हों, और मिश्रण में होता है किसी भी अनुपात में मिले हुए हों। अनुपात निश्चित नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। जैसे हमारा हवा, हवा क्या है, एक मिश्रण है। कैसे मिश्रण है, हवा में आप बोलेंगे सर हमारे किताब में तो लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और बाकी गैस 1% में है। अरे भैया वो तो एक आइडियल सिचुएशन लिखा हुआ है, लेकिन क्या उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं है, क्या उसमें वाटर परसेंटेज नहीं है, क्या उसमें गाड़ी से निकलने वाला डिफरेंट जो धुआं है वो उसमें नहीं है। तो क्या हो गया, उससे उसका जो परसेंटेज है माइन्यूटली ही सही बदल तो गया है। क्लियर है, तो उसके कारण उसको हम लोग मिक्सचर बोल देते हैं। तो मिक्सचर दो तरह का होता है बाबू, एक समांग और दूसरा विषमांग। समांग मतलब होमोजीनियस, विषमांग मतलब हेट्रोजीनियस। अब इसका मतलब समझ लीजिए, होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मतलब वैसे मिश्रण जिसमें जो उसके एलिमेंट हो या जो उसके मॉलिक्यूल्स हो आपस में ऐसे मिले हुए हों कि हमको पता ना चले कि कोई दो चीज मिला हुआ है। और हेट्रोजीनियस में हमको पता चल जाए। ठीक उल्टा, होमोजीनियस का ठीक उल्टा होता है हेट्रोजीनियस में दो चीजें आपस में मिली होंगी तो आपको पता चल जाएगा मिली हुई है। जैसे आपके घर में मम्मी चावल चुनती है, चावल में देखिएगा बहुत सारा कंकड़ पत्थर, काला चावल या बहुत अलग अलग डस्ट पार्टिकल उसमें रहते हैं, हस्क रहता है। तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम दिख जाता है। तो इस कारण से उसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे होमोजीनियस कैसे है, तो आप देख लीजिए, आप दूध ले लीजिए, दूध में आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए, दूध पतला भले हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप उसमें से दोनों को अलग अलग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर चीनी पानी का घोल ले लीजिए, शरबत आप पीते हैं ना जी, तो चीनी और पानी ले लीजिए, पानी में चीनी घोल दीजिए, तो घोलिएगा तो चीनी उसमें गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है पूरे शरबत में। तो कहां गया चीनी, कहीं गुम हो गया क्या, नहीं, चीनी क्या होता है उस पानी में घुल जाता है। आप बोलेंगे घुलता कैसे है भैया, आपको एक छोटा चीज बताते हैं, ध्यान से देखने समझने की कोशिश कीजिएगा। चीनी पानी कैसे होता है, पानी का आप पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे मान लेते हैं ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये होमोजीनियस कैसे बनता है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है। अब चीनी के मॉलिक्यूल होंगे, चीनी का मॉलिक्यूल क्या होगा, आकर ई वाला स्पेस में ऐसे ऐसे भर जाएगा, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे ऐसे करके भर जाएगा, जो खाली खाली जगह है ना इसमें आके क्या बन जाएगा, चीनी भर जाएगा। तो चीनी क्या होगा, आपको दिख रहा है क्या, कहीं चीनी भी मिला है, नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से जब सॉल्यूशन बनता है तो इसको हम लोग होमोजीनियस बोल देते हैं। क्लियर है, जाकि आपका जो सॉल्यूट पार्ट है
जो सॉल्यूट पार्ट है, जो घुलने वाला पार्ट है, वो घोलक में यानी कि सॉल्वेंट में पूरे अच्छे तरीके से मिल जाए, यानी कि जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में बढ़िया से मिल जाए, तो सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट नहीं दिखेगा। अब यही हेट्रोजीनियस में क्या लीजिए, पानी ले लीजिए, अब उसमें एक मुट्ठी बालू डाल दीजिए। अब बोले दिख रहा है, बोलेंगे सर पूरा बालू तो दिख रहा है, यस दैट इज हेट्रोजीनियस। हवा जैसे हम लोग का फॉग होता है, फॉग कुहासा, वो दिखता है तो क्या है, हेट्रोजीनियस है। पानी में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए, पूरा पानी का रंग पीला पीला टाइप का हो जाएगा, मड़ी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कुछ में कुछ मिला हुआ है, तो वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस। समझ में आ रहा है? होमोजीनियस मतलब मिले तो आपको पता ना चले, होमोजीनियस, मिलने के बाद पता चल जाए, हेट्रोजीनियस। ये भी एक अलग चैप्टर हम लोग को पढ़ेंगे बाबू, इसमें सारा डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटी इन सब के बारे में जानने का कोशिश किए, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग को और डिटेल्ड में एक एक चीज लेकर आगे बढ़ेंगे बाबू, जो कि हम लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। थैंक यू।